हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। दोस्तों, यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम के अंदर हमने 4 चैप्टर्स देखे। सबसे पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल। उसके बाद हमने पढ़ा बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, जहां पर आपने जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, एनडीपीएफसी बहुत सारे एग्रीगेट्स पढ़े और सबकी डेफिनेशंस को याद किया और कन्वर्जन भी सीखा कि हाउ टू कन्वर्ट ग्रॉस टू नेट, डोमेस्टिक टू नेशनल एंड मार्केट प्राइस टू फैक्टर। बहुत सारी बेसिक बातें आप लोग सीख चुके हो। आई होप आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा। लेकिन आज का जो चैप्टर है बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, क्योंकि यहां से 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। न्यूमेरिकल 6 मार्क का क्वेश्चन, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड यानी कि प्रोडक्शन मेथड। ये 3 मेथड्स हम लोग आज पढ़ेंगे नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। 3 ही मेथड क्यों, नेशनल इनकम तीनों मेथड से मेजर क्यों करते हैं और कौन सा मेथड परफेक्ट है, बेस्ट है, और सब मेथड से क्या नेशनल इनकम सेम आती है, ऐसे क्वेश्चंस आपके होंगे। सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा, बस क्लास में बने रहना। तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आपको बता देते हैं। सर, सबसे पहली बात बताने से पहले कि आपको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा फोकस बनाए रखना है। 6 मार्क का क्वेश्चन यहां से आ सकता है न्यूमेरिकल, और हम इस चैप्टर के अंदर कम से कम, सर कम से कम 100 क्वेश्चन करेंगे। मिनिमम 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चन जो है एक जैसे नहीं है और सारे क्वेश्चन डिफरेंट भी नहीं है। लगभग मैं आपको 15 से 20 टाइप बताऊंगा क्लास के अंदर ही, कि इस 15 से 20 टाइप ये आप कर लो क्वेश्चन। उसके बाद चाहे 100 क्वेश्चन हो, चाहे 200 हो, चाहे 500, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। सर 100 क्वेश्चन बेटा, 6 मार्क का क्वेश्चन आना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। तो नेशनल इनकम के अंदर हम लोग 3 मेथड पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ थ्योरी भी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखा एग्जाम में कि नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स के अलावा उसी टॉपिक में से, न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक में से ही आपसे पूछ लेते हैं कि नेशनल इनकम में कौन से आइटम्स को आप इंक्लूड करेंगे और कौन से आइटम्स इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अच्छी मार्क कहीं भी आ सकता है। अगर ये आपको समझना है ना, तो आपको जो चैप्टर 4 के अंदर हम थ्योरी पढ़ेंगे, चैप्टर 4 के अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन तो है ही, थ्योरेटिकल पोर्शन भी है। जो थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे उसको भी ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं है थ्योरी इज नॉट इंपॉर्टेंट, थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहां से 6 मार्क का दिखा है एग्जाम में, जिसमें 3 से 4 पॉइंट्स आपको देते हैं। जब बताना होता है इज इट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इफ नॉट देन व्हाई, इफ यस देन आल्सो व्हाई। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए थ्योरेटिकल टॉपिक पे ध्यान देना। मेन इस चैप्टर के अंदर 3 बातें हैं। सबसे पहली, नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए 3 मेथड्स को समझना है। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, मतलब कि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, और उनका कन्वर्जन। ये सेकंड टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीडीपी और वेलफेयर का रिलेशन कैसा होता है। जैसा भी होता है, उसके बाद लिमिटेशन क्या है कि वेलफेयर और जीडीपी को लेकर आपस में लिमिटेशंस क्या है, उसके कुछ पॉइंट्स है। एक्सेप्शनल केस है कि जीडीपी बढ़ेगा तो वेलफेयर तो बढ़ना चाहिए पर नहीं बढ़ता। ऐसे कौन से एक्सेप्शनल केस होते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेन मेन टॉपिक जो है वो 3 है। उसके अलावा लास्ट में मैंने असाइनमेंट दिया है चैप्टर के लास्ट में। असाइनमेंट में क्या दिया है मैंने, कुछ न्यूमेरिकल्स दिए। उसके अलावा मैंने वो क्वेश्चन दिए हैं जो एग्जाम में आते हैं इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड के ऊपर। उसके लिए आपको मेथड्स को सुनना है और मेथड्स की प्रिकॉशंस को सुनना है। प्रिकॉशंस क्या है सर, कि मेथड के लास्ट में प्रिकॉशंस के कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। तीनों मेथड में 3 तरह की प्रिकॉशंस हैं। सारी प्रिकॉशन को, हर मेथड की प्रिकॉशन को अच्छे से पढ़ना है। हर प्रिकॉशन में लगभग 5 से 6 प्रिकॉशंस हैं। तो मेथड के बाद वो प्रिकॉशंस दी हुई। प्रिकॉशंस मींस कि नेशनल इनकम के अंदर इस मेथड के अंडर आपको कौन से आइटम्स लेने हैं और कौन से नहीं लेने, प्रिकॉशन में बता रहा हूं। उस प्रिकॉशंस के बेस पे ही आपसे वो 6 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि प्रिकॉशन को बहुत ध्यान से सुनना है। अल्टीमेटली सर इस पूरे चैप्टर को ध्यान से सुनना है, क्योंकि अब तक जो चैप्टर हुए हैं सर, आपने देखा चैप्टर 3 एक क्लास में हो गया था, चैप्टर नंबर 2 लगभग 2 क्लास में हमने किया था, और चैप्टर नंबर 1 एक क्लास में हो गया था। ये बहुत छोटे चैप्टर थे, बहुत बेसिक थे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि बेसिक थे तो इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 3 और चैप्टर 2 तो मेन बेस है। चैप्टर का नाम ये था बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक एग्रीगेट्स।
तो वही चीजें अब चैप्टर 4 में काम आएंगी। तो इस चैप्टर को हम थोड़ा ज्यादा देर तक चलाएंगे। एक क्लास में नहीं होने वाला, 2 क्लास में नहीं होने वाला, ध्यान से सुनना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बने रहिएगा बच्चों क्लास में। चलो, तो सबसे पहली बात मैं करूंगा आपसे थ्योरी। थ्योरी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, हम थ्योरेटिकल पोर्शन कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन करने के बाद प्रैक्टिकल पोर्शन में आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, दोस्तों नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हमारे पास कितने मेथड है? हम बोलते हैं 3 मेथड है। उसका लॉजिक क्या है? उसका भी लॉजिक है। जब हमने पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा, तो वहां पर प्यारे बच्चों हमने 3 फेज देखे। सबसे पहले इनकम का क्रिएशन, जनरेशन ऑफ इनकम। उसके बाद पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जब हाउस होल्ड्स जो थे वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर्स थे, उन्होंने प्रोडक्शन जनरेशन में मदद की, लैंड दिया फर्म सेक्टर को, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सर्विसेज, उसके बदले में उन्होंने इनकम ली। डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इनकम का सेकंड फेज में। उसके बाद उसी इनकम से उन्होंने खर्चा किया, जिसे बोला हमने डिस्पोजिशन फेज, एक्सपेंडिचर फेज। दोस्तों 3 फेज है, 3 मेथड्स है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड। हम नेशनल इनकम को प्रोडक्शन लेवल पे देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे देखते हैं और उसके बाद एक्सपेंडिचर लेवल पे देखते हैं। देखो, अगर प्रोडक्शन यूनिट्स प्रोडक्शन कर रही है तो वो कंट्रीब्यूट कर रही है नेशनल इनकम में। तो प्रोडक्शन यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन देखने के लिए प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। और जो ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, लैंड से रेंट जनरेट कर, लेबर से वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर रहे हैं ना, उनके लिए इनकम मेथड है, वो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं। और जब हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करते हैं उससे भी हम नेशनल इनकम मेजर कर सकते हैं। सर खर्चा कर रहे हैं, इनकम मेजर कैसे हो जाएगी? बेटा एक बात जान लो, 1% का एक्सपेंडिचर दूसरे पर्सन की इनकम बन जाता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड से भी हम नेशनल इनकम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वही नेशनल इनकम, देखो बच्चों, सर्कुलर फ्लो, जो इनकम जनरेट होगी वही डिस्ट्रीब्यूट होगी और वही फिर कंजम्पशन में जाएगी, वही फिर इनकम बन के आएगी। ये साइकिल चलता है। तो प्रोडक्शन मेथड, सॉरी इनकम मेथड और अपना एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों ही मेथड से आप अलग अलग फेज पे नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हो। अब नेशनल इनकम मेजर करता कौन है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सीएसओ। ओके, चलो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहली बात, नेशनल इनकम क्या होता है? तो हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में एनएनपीएफसी की डेफिनेशन। इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज earned by normal resident of a country in an accounting year. Okay. उसके अलावा नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by the normal resident in an accounting year। अभी आपकी डेफिनेशन हो गई। तो दो तरह से हम डिफाइन करते हैं नेशनल इनकम को। यहां क्या कर रखा है सुनिएगा, नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स accruing to resident of a country from their participation in production activity। जब तक कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होगी, इनकम जनरेट नहीं होगी। और नेशनल इनकम में आप वही इनकम लेते हो जो प्रोडक्टिव है, मतलब कि फैक्टर इनकम्स को लेके चलते हो। ट्रांसफर इनकम्स आर नेवर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, हमने पढ़ा है। ये बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें। तो नेशनल इनकम के अंदर डोमेस्टिक भी आ गई और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी भी आ गई। क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में अगर आप नेट फैक्टर इनकम, फैक्टर नॉट ट्रांसफर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर रहे थे तो आपको नेशनल इनकम मिल रहा था। इट मींस नेशनल इनकम के अंदर डोमेस्टिक फैक्टर इनकम भी है और साथ साथ अब्रॉड से अर्न होने वाली इनकम भी है। तो क्या हुआ, डोमेस्टिक इनकम में हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस किया और नेशनल इनकम हम लेके आते हैं। अब नेशनल इनकम को डिटेल में पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे, नेशनल इनकम मेजर कैसे होती है, क्या क्या उसमें ऐड होता है और क्या ऐड नहीं होता है। ध्यान से सुनना बेटा। अब वही बात फिर से रिपीट करेंगे जो मैंने बताई आपको। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था हमने, उसमें 3 फेज थे बेटा। जनरेशन या क्रिएशन ऑफ इनकम पहला फेज, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तीसरा स्पेंडिंग ऑफ इनकम मतलब एक्सपेंडिचर फेज। तो इनकम इज क्रिएटेड, देन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड देन स्पेंट, और इस तरह बार बार होता रहता है। तो ईच वे ऑफ लुकिंग एट नेशनल इनकम सजेस्ट अ डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेशन। हर लेवल पे अलग मेथड है। इन इंडिया
सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस मेजर नेशनल इनकम एट दीज 3 पॉइंट्स। तो 3 मेथड्स हैं हमारे पास। कौन कौन से बेटा जी? सबसे पहला इनकम मेथड, उसके बाद वैल्यू एडेड या प्रोडक्शन मेथड, या फिर इसको आप बोलोगे बेटा आउटपुट मेथड। उसके अलावा इसको बोल सकते हैं आप इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड। ये नाम याद रखना बेटा जी। ओके, उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड हम लोग पढ़ेंगे। द 3 मेथड्स गिव 3 डिफरेंट एंगल्स ऑफ लुकिंग एट इनकम फ्लो बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। अलग अलग डेटा के हिसाब से अलग अलग मेथड आपके पास है। अगर आपको क्वेश्चन में प्रोडक्शन यूनिट्स का डेटा दिया है तो आप प्रोडक्शन मेथड यूज करेंगे प्यारे बच्चों। अगर आपको फैक्टर इनकम्स, ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का डेटा दिया है, जैसे कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उनको प्लस करके अपना इनकम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा, आप चिंता ना करें। इस चैप्टर में इतनी सी भी चिंता आप ना करें, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा बेटा, बस थोड़ी सी तसल्ली से। उसके बाद इनकम मेथड मेजर्स रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑनर्स। जितने भी ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी जनरेशन जो हो रही है रेंट की, इंटरेस्ट की, प्रॉफिट की, वो ऐड करके नेशनल इनकम निकाल सकते हैं इनकम मेथड से। उसके बाद वैल्यू एडेड मेथड क्या है? ये वैल्यू क्या होता है सब बताऊंगा मैं आपको। वैल्यू एडेड, जब प्रोडक्शन करते हैं ना तो रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड की जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो वैल्यू एडेड मेथड कहां यूज होगा? प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए ये वाला मेथड। तो कैसे मेजर करेगा नेशनल इनकम को? वैल्यू एडेड मेथड मेजर द नेशनल इनकम by contribution of production units to total output in an economy। एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो मेजर करेगा रिलेटिव फ्लो ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, 4 सेक्टर हमारे पास हैं, हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट है, फर्म है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, सभी का एक्सपेंडिचर प्लस करके आप नेशनल इनकम निकाल सकते हो। तो 3 एंगल से हम देख रहे हैं नेशनल इनकम को, इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से और प्रोडक्शन मेथड से। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम वैल्यू एडेड मेथड। बहुत ही प्यारा मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। इस पे भी क्वेश्चन बनेगा न्यूमेरिकल। इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं और कई बार एग्जाम में देखा गया कि इनकम एक्सपेंडिचर मेथड को मिला के 6 मार्क का क्वेश्चन होता है, उसे ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले करेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन। अभी मैं 1% भी न्यूमेरिकल की बात नहीं करूंगा। न्यूमेरिकल में मेथड को न्यूमेरिकल के तरीके से समझाऊंगा, थ्योरी में टॉपिक को थ्योरी के हिसाब से समझाऊंगा। क्योंकि जब एग्जाम होता है तो प्रेजेंटेशन मैटर करती है ना। आप थ्योरेटिकल टॉपिक में न्यूमेरिकल के हिसाब से मेथड लिख के आ रहे हो, कहां से मार्क्स मिलेंगे आपको? फिर बोलते हो मार्क्स नहीं मिलते। तो थ्योरेटिकल टॉपिक में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में थ्योरी के हिसाब से मेथड को लिखना आना चाहिए। मैं आपको खास बात क्या बताऊंगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उसके लिए मेथड तो सेम है, तरीका अलग है समझाने का कि क्या ऐड करो क्या ना ऐड करो। थ्योरी में समझ में नहीं आएगा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, इसलिए न्यूमेरिकल को बिल्कुल लास्ट में करेंगे तसल्ली से। अभी सिर्फ ये समझो कि थ्योरेटिकल पोर्शन में मेथड को कैसे लिखना है और थोड़ी बातें पता चल जाएंगी, नॉलेज मिल जाएगी न्यूमेरिकल्स के लिए आपको मेथड में है क्या, है ना। तो शुरू करते हैं वैल्यू एडेड मेथड थ्योरेटिकल पार्ट। ओके बेटा, सबसे पहली बात आप में जील होनी चाहिए कि मुझे नेशनल इनकम समझना है, कुछ भी हो जाए आप ध्यान दो। मीनिंग वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? This method is used to measure national income in different phases of production in the circular flow। उसके बाद अगर एग्जाम में आता है राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, तो आपके पास 4 से 5 स्टेप हैं, टोटल 4 स्टेप्स आपके पास होंगे, उसे आप एक्सप्लेन करिए बेटा। सबसे पहली बात देखो बच्चों, ये मेथड जो है ये प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई ये करो, देखो अगर आपको वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालनी तो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज वैल्यू एडेड। आपकी जो आउटपुट बन के तैयार हुई है, आपकी जो आउटपुट बन के तैयार हुई है फाइनल, उसमें से आप इंटरमीडिएट मतलब रॉ मटेरियल्स वगैरह वो माइनस कर दो। उसके बाद जो डिफरेंस बचेगा ना वो आपका वैल्यू एडेड है कि आपने रॉ मटेरियल्स में क्या और वैल्यू एडिशन किया कि आपकी फाइनल आउटपुट बन के तैयार हो गई। ये होता है वैल्यू एडेड, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट खर्चा जो भी आपका हुआ है। तो वैल्यू एडेड हर प्रोडक्शन यूनिट का आपको निकालना है।
पर वो तो आप तब निकालोगे जब आपको पता होगा कि प्रोडक्शन यूनिट्स हैं कौन कौन सी। तो पहला स्टेप होता है वैल्यू एडेड मेथड में, पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स। ऐसे याद करो आप स्टेप्स को। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स। अब इसमें लिखोगे क्या? द फर्स्ट स्टेप is to identify and classify the production units of an economy such as primary, secondary and tertiary। तीन सेक्टर्स होते हैं, तीनों प्रोडक्शन करते हैं, तीनों को आइडेंटिफाई कर लो। पहले आइडेंटिफाई करने के बाद ईच सेक्टर का आपको वैल्यू एडेड निकालना है। तो कैसे निकालना है? पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स में। अभी थ्योरी है, थ्योरी के हिसाब से पढ़ो। तो उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे बेटा? एस्टिमेट जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी कैसे आएगा? बहुत आसान तरीका। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्चरी सेक्टर, तीनों के वैल्यू एडेड को, तीनों के ग्रॉस वैल्यू एडेड को अगर आप प्लस कर देंगे तो पूरी इकोनॉमी का आपको जीडीपी एमपी मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछ रहे थे बच्चे कि वैल्यू एडेड कैसे निकालूं सर, ये तो बताया नहीं आपने। बेटा वैल्यू एडेड कैसे निकालूं, उसके लिए नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स है ना, तो 6 नंबर का न्यूमेरिकल जो बन रहा है, इसलिए ये तो सीखेंगे आप वहां पे। अभी आप सिर्फ इतना सीखो कि वैल्यू एडेड होता क्या, मैंने बताया। उन सबको प्लस करके जो आपको मिलेगा वो जीडीपी एमपी होगा। उसके बाद आप डोमेस्टिक इनकम निकालें, आपकी मर्जी, नेशनल इनकम निकालें, आपकी मर्जी। वो कैसे निकालेंगे बता सकता हूं। जीडीपी एमपी आने के बाद सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम होती क्या बेटा? चैप्टर नंबर 3 में सिखाया गया था। एनडीपीएफसी इज डोमेस्टिक इनकम। It refers to the money value of all final goods and services earned या produced within the domestic territory of a country in an accounting year। NDPFC। ये कैसे निकलेगा बेटा? आपके पास जीडीपीएमपी आ चुका है, वैल्यू एडेड को प्लस करके, तीनों सेक्टर के वैल्यू एडेड को प्लस करके जीडीपीएमपी आपके पास आ चुका है। आपको निकालना है एनडीपीएफसी। तो ग्रॉस में से माइनस करें डेप्रीशिएशन, आपके पास नेट हो जाएगा। डोमेस्टिक में आप कुछ ना करें, डोमेस्टिक ही चाहिए, डोमेस्टिक दिया हुआ है। एफसी और एमपी मार्केट प्राइस है आपके पास। एफसी आपको निकालना है, माइनस करें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपके पास आ जाएगा बेटा डोमेस्टिक इनकम। हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम कैसे निकालें, तो डोमेस्टिक इनकम आ गई ना। चौथा स्टेप क्या होगा? एस्टिमेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो देख लो पहले क्वेश्चन में एनएफआई कहां दिया हुआ है, उसके बाद उसको डोमेस्टिक इनकम में प्लस करो बेटा। एनडीपीएफसी आ गया, उसके अंदर आप डोमेस्टिक इनकम आ गई, उसके अंदर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दो, आपको मिल जाएगी बेटा जी नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का वैल्यू एडेड मेथड ये था। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझाया, चल रही थ्योरी है, क्योंकि पेपर में क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आ सकता? स्टेप्स लिखो, बहुत बार आया। तो पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ा। तो ये था आपका वैल्यू एडेड मेथड। क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? सबसे पहले प्रोडक्शन यूनिट्स को क्लासिफाई किया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, और तीनों सेक्टर का वैल्यू एडेड निकाला। व्हाट इज वैल्यू एडेड? मैंने बोला डिफरेंस बिटवीन द फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट कॉस्ट। उसमें जो आपने वैल्यू एडिशन किया होगा वो आपको निकाल, उससे कंट्री का जीडीपी निकल सकता है। वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी प्लस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी एंड प्लस वैल्यू एडेड ऑफ टर्शियरी सेक्टर इज इक्वल टू जीडीपीएमपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट करने कहीं पर। जीडीपीएमपी आपका आ गया, फिर हमने एनडीपीएफसी निकाल लिया, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस एनआईटी कर, फिर आपने निकाला नेशनल इनकम, एनएफआई उसमें प्लस। क्वेश्चन में एनएफआई नहीं दिया होगा तो निकाल सकते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ये न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे, अभी थ्योरेटिकल टॉपिक चल रहा है। ओके, ये था आपका वैल्यू एडेड मेथड। अब आती है बेटा जी प्रिकॉशंस, कि वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालते वक्त, वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को मेजर करते वक्त आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, क्या लेना है और क्या, बहुत ध्यान से सुनना बेटा जी, बहुत आसान भी है। सबसे पहली चीज आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी, आपको याद हो तो, कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हम कभी भी नेशनल इनकम में नहीं लेते, क्योंकि वो बन के तैयार नहीं हुई है। उन्हें हम तब लेंगे जब गुड्स बन जाएंगी। ऑब्वियसली बात है, जब गुड्स बन जाएंगी फाइनल, उसके अंदर डबल काउंटिंग ना हो, इसलिए हम
इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में। पहली प्रिकॉशन है इंटरमीडिएट गुड्स। इन्हीं प्रिकॉशन के बेस पे वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहाँ पे मैंने आपको असाइनमेंट दिया चैप्टर क्लास में। असाइनमेंट में क्वेश्चन किस चीज के हैं? न्यूमेरिकल्स तो है ही है, उसके अलावा ये क्वेश्चन है कि नेशनल इनकम में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। वो सब आपका तब सॉल्व होगा जब प्रिकॉशंस आपको ध्यान से आती होंगी। तो पहली प्रिकॉशन है इंटरमीडिएट गुड्स। आपको पता नहीं लेते हैं, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। रीजन बता दो क्यों नहीं लेते हैं। Since such goods are already included in the value of goods, if they are included again, double counting हो जाएगी। डबल काउंटिंग क्या होता है, इसके ऊपर बड़ा टॉपिक है, आने वाला है, इसके बाद समझाऊंगा। नेक्स्ट प्रिकॉशन है बेटा सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। ऑब्वियसली बात है, जो गुड्स एक बार बिक चुकी हैं, प्रोड्यूस हो चुकी हैं, उनकी वैल्यू एक बार नेशनल इनकम में काउंट हो चुकी होगी, दोबारा क्यों काउंट करें? तो सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, ओनली फाइनल गुड्स और फर्स्ट हैंड गुड्स। तो as they were included in the year in which they were produced, ऑलरेडी काउंट हो गई होंगी, इसे दोबारा काउंट नहीं करेंगे। लेकिन एक बात बता दूं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट वाली, स्टार बना के, वो क्या है? कोई डीलर होता है, सेकंड हैंड गुड्स का कोई डीलर होता है। मान लीजिए सेकंड हैंड कार बेचने का डीलर आपके सामने है, आप बहुत बार देखते हो। तो उसका काम है सेकेंड हैंड कार को खरीदना और बेचना। उस पे जो उसको कमीशन मिलती है वो कभी काउंट नहीं, हर बार नहीं कमीशन, हर बार नहीं कमीशन, और वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहा है, अपना बिजनेस है। तो सेकेंड हैंड गुड्स पे बेचने खरीदने से जो कमीशन मिलती है ब्रोकर को, एजेंट को, वो नेशनल इनकम में हमेशा आएगी और आ सकती है। लेकिन वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नहीं आएगी। सेकेंड हैंड कार की वैल्यू लेके दोबारा नहीं चलूंगा, लेकिन सेकेंड हैंड कार बेचने पे मेरे को जो कमीशन मिल रही है वो हम नेशनल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और लॉजिक है, लेके चलेंगे, बिजनेस है उसका वो। थर्ड प्रिकॉशन है बेटा प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ध्यान देना, यहां पे सर्विस लिखा है और यहां पे गुड्स लिखा है, पॉइंट दोनों सेम है, बहुत फर्क है गुड्स में और सर्विस में। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन यानी डोमेस्टिक सर्विसेज इज नॉट इंक्लूडेड। अपने आप को ही जो सर्विस हम दे रहे हैं, अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो सर्विस जनरेट कर रहे हैं, वो नेशनल इनकम नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगे, सुनना है। डोमेस्टिक सर्विसेज लाइक सर्विस ऑफ हाउसवाइफ, घर में हमारी मदर है या कोई भी है जो हाउसवाइफ है, कोई और बाहर काम नहीं करती, घर के काम खुद करती हैं सारे, पूरे दिन भर काम करती हैं, उनको कोई इनकम जनरेट नहीं होती घर से, लेकिन वो काम तो कर रही है, अपने लिए कर रही है। एक होती है मेड, जो घर घर जाके काम करती है और पैसा कमा के लाती है, काम वही करती है जो हाउसवाइफ करती है, समझ रहे हो? फुल टाइम मेड, उसको पैसे मिलते हैं, वो नेशनल इनकम में आएगा। वो सेल्फ सर्विस नहीं है, मेड बाहर जाके काम कर रही है, उसकी इनकम नेशनल इनकम में आएगी, वो सर्विस दे रही है। हाउसवाइफ तो अपने घर में ही काम कर रही है, उसको अपने आप इनकम जनरेट नहीं होगी वहां से, घर से तो पैसे नहीं देगा, अपना काम है, तो इसलिए उसकी इनकम काउंट नेशनल इनकम में नहीं होगी। किचन गार्डनिंग क्या होता है? अपने ही घर के पार्क में, अपने ही घर के बाहर अगर पार्क बना रखा है अपने घर के अंदर, तो उसमें सब्जियां उगा रहे हो, फ्रूट्स उगा रहे हो और खा रहे हो, तो वो भी एक तरह से क्या है, अपना सेल्फ कंजम्पशन ऑफ सर्विस एटसेट्रा, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम सिंस इट इज डिफिकल्ट टू मेजर देयर मार्केट वैल्यू। अब जो घर में सब्जियां उग रही हैं, अब फार्मर होते तो मैं बोलता कि काउंट करो, क्योंकि फार्मर का काम है प्रॉपर प्रोडक्शन करना सबके लिए और मार्केट में उसकी वैल्यू है। किचन गार्डनिंग इस घर के अंदर आप कर रहे हो, उसकी मार्केट में कोई वैल्यू डिसाइड कर नहीं सकते, उसको नेशनल में नहीं लेते। किचन गार्डनिंग घर में ही होगी। अगर आप फार्मर हो, उसमें से कुछ कंज्यूम खुद कर रहे हो, वो सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स है, वो नेशनल इनकम में लूंगा, मैं पक्का लूंगा, उसकी मार्केट वैल्यू है। किचन गार्डनिंग इज नॉट अ मार्केट वैल्यू, इसलिए उसको हम नहीं लेते बेटा। These services are produced and consumed at home and never enter the marketplace, इसलिए उसको हम बोलते हैं नॉन मार्केट ट्रांजेक्शंस। और जो ट्रांजेक्शंस नॉन मार्केट हैं, they're not included in national। सिंपल। अब आते हैं इसी पॉइंट से मिलते जुलते एक पॉइंट पे, अब समझ में आएगा आपको कब नहीं लेंगे और कब लेंगे। सुनना बेटा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब गुड्स आ गया। अगर आप फार्मर हो, आप प्रोडक्शन करते हो, एग्रीकल्चर करते हो, और मार्केट वैल्यू है उसके, मार्केट ट्रांजेक्शन, उसमें से आप कुछ खुद कंज्यूम कर रहे हो, आपने 100 क्विंटल गेहूं उगाई और 5 क्विंटल घर में यूज कर रहे हो, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, उसकी मार्केट वैल्यू है बेटा। तो इन द नेशनल इनकम एज दे विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, यहां लिखा है इंक्लूडेड, वहां लिखा है नॉट इंक्लूडेड, सर्विस नॉट इंक्लूडेड, गुड्स इंक्लूडेड। क्यों इंक्लूडेड गुड्स?
in the national income because they contribute to the current output. Their value is to be estimated or imputed as they are not sold in the market. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, imputed value of owner occupied house should be included. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनिएगा. मैं एग्जांपल देता हूं आपको. अगर आप किसी ऐसे घर में रहते हैं जिसका आप रेंट पे करते हैं, आप रेंट पे रहते हैं, तो रेंट आप इसलिए पे करते हैं क्योंकि आप उसकी सर्विस एंजॉय कर रहे हैं घर की. वो सारी एमिनिटीज, वो सारी चीजें जहां आप रहते हैं, रेंट पे कर रहे हैं, उसे आप एंजॉय करते हैं, आप रेंट पे करते हैं. और रेंट इज फैक्टर इनकम इंक्लूडेड इन नेशनल. करेक्ट. अब दूसरी बात सुनो, अगर आप रेंट के घर पे नहीं रहते, आप खुद के घर में रहते हैं, लिविंग इन योर ओन हाउस, उसकी भी मार्केट वैल्यू हम एस्टिमेट कर सकते हैं. जिसकी मार्केट वैल्यू हम एस्टिमेट कर सकते हैं, वैल्यू क्या है वो एस्टिमेट करके नेशनल इनकम में जोड़ दे सकते हैं. क्योंकि अगर रेंटेड पीपल जैसे एंजॉय करते हैं सर्विसेज, वैसे मैं भी एंजॉय करता हूं अपने घर की सर्विस, चाहे रेंट पे नहीं, तो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट की जाती है बिकॉज वी आर ऑल्सो एंजॉइंग द सर्विसेज सेम एज रेंटेड पीपल. ध्यान से सुनना एक बार. पीपल हु लिव इन देयर ओन हाउस, समझना, पीपल हु लिव इन देयर ओन हाउस डू नॉट पे एनी रेंट, करेक्ट, but they enjoy housing services similar to those people who stay in rented houses. Therefore, value of such housing service is estimated according to the market rent of similar accommodation. आपके जैसे सेम घर और भी होंगे जो रेंट पे होंगे, उनका रेंट देख लो और आपके घर की वैल्यू लगवा लो, आपका रेंट कितना होता, आप भी सर्विस एंजॉय कर रहे हो, तो एस्टिमेटेड भी हम काउंट करके चलते हैं. Such an estimated rent is known as imputed rent. इंप्यूटेड मतलब एस्टिमेटेड. जैसे हमने यहां पे पढ़ा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन. अभी जब गुड्स सेल्फ कंज्यूम कर ली, मार्केट में उसकी वैल्यू एस्टिमेट होगी, अभी वो सोल्ड नहीं हुई है, नॉट सोल्ड इन द मार्केट, सोल्ड नहीं हुई है. जब सोल्ड होंगी एस्टिमेट होगी वैल्यू, जब एस्टिमेट होगी तो हम उस गुड्स का अंदाजा लगा लेंगे हमने खुद कंज्यूम किया. लेकिन सर्विस में क्या था, हाउस वाइफ की सर्विस तो अभी मार्केट में सोल्ड होनी ही नहीं है, उसका अंदाजा भी लग नहीं सकता, इसलिए हम लेते नहीं उसको नेशनल इनकम. जो किचन गार्डनिंग कर रहे थे वो बाहर सोल्ड नहीं होनी, उसका अंदाजा भी नहीं है कि कितनी होगी, इसलिए हम उसको एस्टिमेट नहीं करते. लेकिन यहां पे हम अंदाजा लगा सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट प्रिकॉशन है बेटा, चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स, जो भी इन्वेंट्री में इंक्रीज हुआ है इस साल, करंट ईयर में जो भी स्टॉक इंक्रीज हुआ है गुड्स का, इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ माय कंट्री. तो मेरी कंट्री में आज इस साल में जितना भी इंक्रीज हुआ है स्टॉक ऑफ गुड्स इन्वेंटरी, इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, करंट है वो, तो इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. नेट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ इन्वेंटरी will be included in the national income as it is a part of capital formation of current year, इसलिए included. सिंपल. ये आपकी प्रिकॉशंस थी. वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, उसके प्रिकॉशंस क्या होती है, आपके सामने बहुत ही आसान था. स्टेप्स लिखने को एग्जाम में आएंगे तो ऐसे लिखेंगे आप 4 स्टेप्स, मीनिंग भी लिखेंगे किसका, वैल्यू एडेड मेथड का, उसके बाद स्टेप्स लिखेंगे, फिर प्रिकॉशन पूछेंगे. प्रिकॉशन डायरेक्ट नहीं पूछते तो प्रिकॉशन के बेस पे आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. कौन से क्वेश्चन, मैं आपको दिखाता हूं किस टाइप के क्वेश्चन. लास्ट में चलते हैं. देखो बेटा, असाइनमेंट में मैंने कुछ यहां क्वेश्चन दिए, आंसर भी साथ में है. क्वेश्चन क्या है असाइनमेंट में, वो क्या है देख लीजिए एक बार. आइटम्स इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये बहुत सारे पॉइंट्स, ये प्रिकॉशन के बेस पे होंगे, लगभग 80 पॉइंट्स होंगे, 80 पॉइंट्स प्रिकॉशन के बेस पे सॉल्व होंगे. ये असाइनमेंट आपको करना है. असाइनमेंट आप तक कर पाओगे जब आप प्रिकॉशन को, इसलिए बार बार बोल रहा हूं प्रिकॉशन को ध्यान से समझो बेटा जी.